Xiaomi का मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। 2022 में 17%, 2023 में ये 4th पोजीशन पे 12.4% पे आ गए हैं एंड 2024 में ये 12% पे आ गए। पिछले साल जैन 2024 में Xiaomi इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड था, लेकिन इस साल जनवरी तक आते आते ये 7th पोजीशन पे आ गए हैं, इवन मोटरोला से भी नीचे। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या चल रहा है? तो वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज हमारे पास टोटल 3 न्यूज स्टोरीज हैं और शुरुआत हम Xiaomi वाली से करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ऑफलाइन चैनल से काफी कंपटीशन मिल रहा है और इनके पास पुरानी इन्वेंट्री बहुत पड़ी है। दूसरा, Xiaomi जो प्रीमियमाइजेशन करना चाह रहा था उसके रिजल्ट्स इन्हें मिल नहीं रहे और बजट में भी इन्हें मोटरोला जैसे ब्रांड से काफी हैवी कंपटीशन दिखा है। एंड एट द सेम टाइम ये 7,000 से 1 लाख में सब कुछ बेच रहे हैं और इस स्ट्रेटजी को सैमसंग के अलावा कोई भी अच्छे से पुल ऑफ नहीं कर पाया है। अब ये सब देख के कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये लोग बजट फोन ही बेचेंगे तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि प्रीमियम में इन्हें कोई ले नहीं रहा। बट ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं होगी क्योंकि इन्हें प्रीमियमाइजेशन वाले ट्रेंड में आए को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ऐसी चीजों का आउटकम आने में देर तो लगती है। वो ब्रांड परसेप्शन जो बरसों पहले बना था उसको बदलना इतना इजी नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट ऑन द अदर हैंड अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने भी हैं तो वो अच्छे बनाने होंगे। लोग Xiaomi का फोन 30-35 हजार में ले लेंगे, लेकिन उसे उस प्राइस ब्रैकेट का बेस्ट फोन होना पड़ेगा, वरना इस प्राइस ब्रैकेट में इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और यही ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर Redmi Note 14 Pro Plus जैसा फोन Android 14 के साथ लॉन्च करके 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए जाएंगे तो असल में अपडेट्स तो 2 साल के ही हैं। वो तो आप एक एंड्रॉइड वर्जन पीछे वाला डाल के लॉन्च कर रहे हो। और Xiaomi अपने फ्लैगशिप्स को भी ढंग से सपोर्ट नहीं दे रहा। उसके अपडेट स्लो भी हैं और बगी भी हैं। और फ्लैगशिप कैटेगरी में तो ब्रांड ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एप्पल और सैमसंग उस रेंज में इसलिए इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि ब्रांड रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट Xiaomi इन्हीं चीजों में फेल कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आप Xiaomi का ऑफलाइन अप्रोच भी देखो तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है क्योंकि रिटेलर्स अगर Xiaomi या उनके सब ब्रांड्स का स्टॉक बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो ऑफलाइन ग्रोथ तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। और जो हम बात कर रहे थे कि इनके पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, जिसका मतलब है कि या तो डिमांड कम हो गई है या Xiaomi ने ओवर एस्टिमेट कर लिया कि इतना स्टॉक बिक जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हैवी डिस्काउंट्स देके इन्वेंट्री निकालो, लेकिन उससे ब्रांड परसेप्शन और खराब हो जाएगा। और इन्वेंट्री फ्लश होने के बाद नए लॉन्चेस करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी प्रीमियम का रोड मैप अनक्लियर है और इनके 2025 की स्ट्रैटेजी में ये सारी चीजें कवर नहीं हो रही क्योंकि 2025 में ये अपने आप को स्मार्टफोन प्लस IoT कंपनी की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं और ये प्लान भी कर रहे हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके और प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट इनका एक बड़ा फोकस रहेगा। अब अगली न्यूज पे मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर italki। ये एक 1-to-1 लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी लर्निंग को पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग बनाता है और आप अपने गोल्स के हिसाब से भी क्लासेस ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिकली अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है तो उसके लिए अलग, एक्सेंट के लिए अलग, प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग क्लासेस ले सकते हो और आपको यहाँ पे नेटिव टीचर्स भी मिल जाएंगे सो दैट कि आपका एक्सेंट परफेक्ट हो सके। मैंने भी अपनी इंग्लिश को थोड़ा परफेक्शन पे ले जाने के लिए एक लेसन लिया था एंड उसमें टीचर काफी फ्रेंडली थे एंड उसमें मुझे जहां भी प्रॉब्लम आई उन्होंने चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Okay, perfect. You know, we talked about transitional words and phrasal verbs, and I said because you are a content creator, you need some transitional words that can help your thoughts to express your thoughts. Furthermore, it's a phrase or an adverb when you use it to emphasize a previous statement that has been made. It's like an additional statement. Okay, when you use furthermore. और इसमें कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, आप पर लेसन के हिसाब से पे करते हो और लेसन्स की कॉस्ट भी 400-500 रुपीज से शुरू हो जाती है। इनके पास 30,000 से ज्यादा टीचर्स हैं, सो आपको बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके स्क्रीन पे लिखा कोड यूज करके $10 का क्रेडिट लोगे तो आपको $5 फ्री मिलेंगे, लेकिन ये ऑफर शुरू के 50 यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम वीडियो के अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो फरवरी में एक न्यूज आई थी कि यूके की गवर्नमेंट एप्पल को फोर्स कर रही है कि वो अपना हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी टूल यानी कि एडवांस डेटा प्रोटेक्शन उसको यूके यूजर्स के लिए रिमूव कर दे। एडवांस डेटा प्रोटेक्शन यानी कि ADP का मतलब होता है कि जिसका अकाउंट है सिर्फ वही अपनी फोटोज या इन जनरल iCloud डेटा देख सकता है क्योंकि सब कुछ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब यूके गवर्नमेंट ने इसी डेटा का एक्सेस मांगा जिसका एक्सेस एप्पल के पास भी नहीं है और एप्पल कॉन्स्टेंटली इस चीज को अपोज कर रहा है कि अगर हमने ADP को हटा दिया तो हैकर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल के लोगों का डेटा एक्सेस कर लेंगे क्योंकि इंक्रिप्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है और इन्होंने एप्पल को मजबूर कर दिया कि आपको ADP हटाना पड़ेगा, व्हिच मींस
मींस कि यूके यूजर्स का iCloud डेटा अब एप्पल खुद भी देख सकता है और यूके की गवर्नमेंट को भी दिखा सकता है। और रीजन पूछें तो गवर्नमेंट ने वही घिसा पिटा पुराना रीजन बताया कि भाई अगर हमें किसी पे क्रिमिनल एक्टिविटीज का शक है तो हम उसे पकड़ सकेंगे। अब एक बार के लिए एप्पल ने नए यूजर्स के लिए एडीपी को बंद कर तो दिया है और इवेंचुअली ये पुराने के लिए भी कर देंगे, लेकिन इन्होंने लंदन हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी कर दिया। लेकिन अब इस मैटर में प्रोग्रेस ये हुई है कि यूएस बीच में आ गया, क्योंकि अगर कोई यूएस का यूजर यूके यूजर से बात करेगा तो यूएस वाले यूजर की प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है और यूएस गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो यूके गवर्नमेंट ने यूएस को अप्रोच किया कि देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम यूजर्स का डेटा नहीं लेंगे, हम बस सीरियस केसेस में ही डिमांड रखेंगे, हमें सिर्फ यूके क्रिमिनल्स पे फोकस करना है, यूएस रेजिडेंट्स पे नहीं। अब देखो गवर्नमेंट्स आपस में लड़ती रहती हैं और ये दिक्कत काफी पुरानी है कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कंपनीज से यूजर्स का डेटा डिमांड करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेम रीजन देके व्हाट्सएप को किया था, लेकिन वहां बात बनी नहीं। और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट देती है, लेकिन अगर बैकडोर बनता है तो वो सिर्फ लीगल अथॉरिटीज के हाथ में नहीं रहता, हैकर्स भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और एप्पल का यही आर्गुमेंट है कि अगर एक बार एन्क्रिप्शन तोड़ दिया तो वो वापस सिक्योर नहीं हो पाएगा। और एप्पल पहले भी ऐसे केसेस में स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाता है, जैसे यूएस गवर्नमेंट के केस में इन्होंने एक आईफोन अनलॉक करने से मना कर दिया था। और यूके में भी अब केस डालना एप्पल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वो लीगली इस मैटर को स्ट्रेच करना चाहेंगे ताकि कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जा सके, या फिर ये पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ ले आएंगे। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर एक बार डेटा एक्सेस देने का रिवाज डेवलप हो गया तो फिर बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं, क्योंकि अगर यूके में एप्पल को झुकना पड़ा तो बाकी कंट्रीज भी ये डिमांड रख सकती हैं। चाइना, ईयू, इजराइल सब इससे इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पिरेशन से मुझे इलोन मस्क याद आ रहे हैं एंड स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स का एक प्रोडक्ट है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब वो इंडिया में डेब्यू कर रहे हैं इन अ वेरी वियर्ड वे, क्योंकि अगर हम इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो जियो और एयरटेल ब्रॉडबैंड सर्विस का एक बहुत बड़ा मार्केट लेके बैठे, लेकिन यही लोग स्टारलिंक यानी कि उनके कॉम्पिटिटर से हाथ मिला के इंडिया में उसे लेके आ रहे हैं। पहले एयरटेल ने इनके साथ डील करी और फिर जियो ने भी कर ली, और दोनों ही ऑपरेटर्स की सिमिलर स्टेटमेंट है कि ये स्टारलिंक की एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि ये रिमोट एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सके। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि अगर रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है तो वो तो जियो और एयरटेल अभी अपने एयर फाइबर के साथ कर ही रहे हैं, तो आखिर स्टारलिंक ऐसा क्या नया करेगा? एक्चुअली एयर फाइबर और स्टारलिंक दोनों के ऑपरेट करने का तरीका बहुत अलग है। एयर फाइबर आपकी लोकेशन के पास के 5G टावर से कनेक्ट करके आपको इंटरनेट का एक्सेस देता है, लेकिन वही स्टारलिंक स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट देता है। अभी ऑर्बिट में स्टारलिंक की 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है, और क्योंकि ये सैटेलाइट कनेक्शन है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहाड़ों में हो या समुद्र के बीच में, आपको हमेशा इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। तो जियो और एयरटेल इस चीज का थोड़ा फायदा ले सकते हैं, और स्टारलिंक को भी इंडिया जैसे बड़े मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसमें वो बहुत टाइम से घुसना चाह रहे थे। और क्योंकि चीजें पार्टनरशिप में हुई हैं तो स्टारलिंक एज ए कॉम्पिटिटर नहीं, एज एन एलाई बन के आएगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि स्टारलिंक अकेला भी आ सकता है, उसे साथ में आने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली स्टारलिंक इंडिपेंडेंटली इंडिया में घुसने का बहुत ट्राई कर चुका है, लेकिन लीगल हर्डल्स के कारण इनकी एंट्री हो ही नहीं पाई। अब फाइनली स्टारलिंक के लिए ये एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, क्योंकि एक तो ट्राई और डीओटी के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो फॉरेन कंपनीज को डायरेक्टली ऑपरेट करने ही नहीं देते। दूसरा, जियो और एयरटेल इंडिया में अभी काफी पावरफुल प्लेयर्स हैं और इनके गवर्नमेंट कनेक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टारलिंक इनके साथ आता है तो रेगुलेटरी इश्यूज इजीली बाईपास हो सकते हैं, और जियो और एयरटेल ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखते हैं, तो अगर स्टारलिंक इनके साथ मिलकर काम करे तो इनके लिए कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है। और क्योंकि टेलीकॉम वालों को भी सैटेलाइट्स का एक्सेस मिल रहा है तो इनके लिए भी फायदा ही है, क्योंकि एक बार को इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना फिर भी आसान है, लेकिन सैटेलाइट्स बना के स्पेस में भेजना तो बहुत अलग टाइप का काम हो गया। तो ज्यादा फायदा टेलीकॉम वालों का है, बट ये इस साइड से तो अपना फायदा करवा लेंगे, लेकिन जो इनके सिम कार्ड यूजर्स हैं उनके लिए 5G भी थोड़ा सही हो जाता तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी वो बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा, और उसकी पूरी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। चलो फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।